कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ठीक है, बैठिए भैया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाश्ता पानी हो गया? कुछ कुछ लेके आया करो, है ना? हाँ, अपने पॉकेट में रखे रहा करो, बिस्किट वगैरह। अगल बगल वाले खिला दिया करो, है ना? हाँ, ठीक। चलिए। हाँ, ऊर्जा होनी बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना? कल कहाँ तक हुआ था? कुछ हुआ ही नहीं था। खाली बकता ही हुई थी, है ना? तो कुछ परिवर्तन आए थे। हाँ, तो कुछ सुधार करिएगा, धीरे धीरे चीजें शानदार होंगी, है ना? हाँ, बैठो भैया, बैठो। बैठो। काहे बाजार बनाए हो? हम्म। तो आज से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी की किताब खरीदी होगी, या नहीं खरीदी, घर से पैसा मंगवा के खरीद लेना, है ना? ऑनलाइन आ जाता है पैसा आजकल, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th, 11th और 12th की मत लीजिएगा, है ना? क्योंकि परेशान हो जाओगे नहीं तो। और आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कॉपी वॉपी लेके आ गए होंगे, है ना? हाँ जी, कोई सवाल है? करिए। हाँ, अब जो नहीं मिल रहा है फिर यही जो मिल रहा है वो ले लीजिए। नहीं मिल रहा है तो फिर जो बाजार में उपलब्ध वही लीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी नहीं है? है। ऑनलाइन ऑनलाइन भाई पढ़ नहीं पाओगे ना, सवाल यह है। किताबें किताबें कुछ कहना चाहती हैं, वो आपके साथ रहना चाहती हैं। तो अब अगर वो आपके साथ रहना चाहती हैं और आप ऑनलाइन लेके घूम रहे हो, हर चीज ऑनलाइन कहाँ संभव है ना? ऑफलाइन किताबें पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना ही काम चलेगा, है ना? जितना ज्यादा पढ़ लेंगे, हर दिन ध्यान देना, कम से कम 25 पेज पढ़िए पर डे। 25 पेज पढ़ना है और 5 पेज लिखना है। 25 और 5 का एवरेज लेके चला करिए। धीरे धीरे 2-3 महीने बाद इसको बढ़ाइएगा। अब वो 25 पेज क्या है वो आप जानिए, लेकिन पढ़िए जरूर। वो चाहे अखबार हो या किताब हो, उपन्यास हो, XYZ हो, जो भी आपके हाथ में आए। रात को सोने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या आज का 25 पेज हमने पढ़ा? तो उत्तर है नहीं पढ़ा, है ना? 25 पेज नहीं पढ़ा, तो 25 पेज पढ़ करके ही हम लेखन शैली विकसित कर सकते हैं। लेखन शैली केवल लिखने से विकसित नहीं होती है। अब पता ही नहीं है, कंटेंट्स होना चाहिए ना दिमाग में। तो कलम, कई बार ये सवाल आता है कलम रुक जाती है। कलम इसे रुकती है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो खूब पढ़िए, एकदम ज्यादातर पढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले पाठ्यक्रम लिखते हैं, बायोलॉजी का लिखिएगा। सिलेबस या पाठ्यक्रम लिखिएगा, सिलेबस या। हाँ, कुछ बातें पीपीटी में होंगी, बाकी हम लोग ऐसे ही बोल के काम चलाएंगे। तो पहला जो हिस्सा है इनका बायोलॉजी का, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ये बायोलॉजी का जान है और आमतौर पे मानव के शरीर के बारे में बताता है। इसके कुल 9 ऐसे पार्ट हैं, जिनमें से पहले लिखेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या मानव का पाचन तंत्र। दिख तो रहा है यार, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो, क्या तरीका है? वो मत देखो उधर, है ना? वो तो लिखा है पीछे, लिख उठा क्या कर सकते हैं। लिखिए पहला, लिखिएगा नंबर 1, पार्ट 4, कुल 4 पार्ट हैं बायोलॉजी के। तो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 1 को कनेक्ट कीजिएगा मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, और अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनमें कुल 9 पार्ट होते हैं, जिनको एक एक करके पढ़ना होता है। जिनमें से पहला लिखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? इसमें वो जो भोजन वोजन किया जाता है उसके पचाने की पूरी प्रक्रिया पूछी जाती है। और दूसरा लिखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा लिखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तेज होगा तो रोक देना कि तेज बोल रहे हो मास्टर, धीमा करो। तीसरा है श्वसन तंत्र और कोविड-19। श्वसन तंत्र तथा कोविड-19, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कोविड-19। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कोविड-19, श्वसन तंत्र और कोविड-19। आजकल
पिछले 2-3 सालों से सवाल यहाँ से बन रहे हैं, है ना, कोरोना वाले से। उसको एक टॉपिक बना दिया उठा के इन्होंने, क्योंकि मानव सभ्यता बहुत परेशान चली इससे। इसके बाद लिखिए मानव तंत्रिका तंत्रिया, ह्यूमन नर्व सिस्टम। मानव की तंत्रिका तंत्रिया, ह्यूमन नर्व सिस्टम, स्पेशली ब्रेन से सवाल बनते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन को पढ़ा जाता है इसमें। ह्यूमन नर्व सिस्टम या मानव का तंत्रिका तंत्र, मानव का तंत्रिका तंत्र। और पांचवा जो टॉपिक है वो है मानव का संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन। इनमें से 5 होते हैं, आईज और ईयर, नोज और टंग और स्किन। ये 5 है ना, इनको हम बॉडी के इनपुट ऑर्गन कहते हैं। ये हमें बाह्य चीजों के प्रति आगाह करते हैं कि क्या कैसा है, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श के लिए, स्वाद के लिए। तो ये सेंस होते हैं। बेसिकली ये हमारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। तो दोनों अगर देखा जाए तो जुड़वा टॉपिक है, न्यूरॉन भी और सेंसरी ऑर्गन भी। तो पांचों नाम लिख दीजिएगा, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। जिनमें से बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट केवल क्या है, आंख है, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। जीभ का सवाल इस बार बना दिए थे वो लोग, स्वाद को लेकर के ना, अलग अलग स्वाद पूछने की प्रक्रिया में आगे बढ़े थे। तो अगली बार नहीं पूछेंगे, या पूछना होगा तो पूछ लेंगे, हम लोग तो पढ़ ही लेंगे। इसके बाद लिखिए अस्थि तंत्र या बोन सिस्टम। लिखिएगा अस्थि तंत्र या बोन सिस्टम। सवाल आजकल बन तो नहीं रहे, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद है उत्सर्जन तंत्र, और फिर जनन तंत्र है, और फिर ग्लैंड एंड हार्मोन है। ये सब पुछल्ले टॉपिक है, ज्यादातर सवाल यहां से आ रहे हैं आजकल, ग्लैंड एंड हार्मोन से। मैं जिनमें स्टार लगा दूंगा उनको ज्यादा फोकस करना है, जिन पे स्टार नहीं है उनको मौका मिले तो पढ़िए, ना मौका मिले तो वही नहीं पढ़ना है ना। ये भी जानिए क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है ना जीएस में। तो ये भी तय करके रखिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है उसको दूसरी नंबर दीजिए, और जो पढ़ना है उसको प्राथमिकता पर रखिए। तो ये 9 हो गए। इनमें से जो सबसे मायनेपूर्ण है उनको ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। वो है पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, और परिसंचरण और श्वसन इस बार के लिए, और तंत्रिका। ब्रेन यानी संवेदी में केवल कौन सा है, आईज है। अस्थि तंत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्सर्जन भी आजकल सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। ये तीनों पुछल्ले टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड हार्मोन। तो 3 आपके ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादा प्रभावकारी नहीं होंगे, और ऊपर के जो हैं 3-4 वो ज्यादा प्रभावकारी हैं। तो थोड़ा सा स्टार स्टार बना लिया करिए, है ना, समझ विकसित कराने के लिए कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से कम। हो गया सबका यहाँ तक, इधर हो गया है? हाँ ठीक है, बढ़ा जाए आगे। तो बायोलॉजी का जो पार्ट 2 है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। लिखिएगा पार्ट 2, बायोलॉजी का पार्ट 2 लिखिएगा। कुल 4 पार्ट में बायो को पढ़ना है, तो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मानव पोषण और स्वास्थ्य। मानव पोषण और स्वास्थ्य बड़ा एवरग्रीन टाइप का टॉपिक है ये, यहाँ से लगभग लगभग सवाल बन जाते हैं, न केवल बीपीएससी में बल्कि यूपीएससी वगैरह भी यहाँ से आजकल सवाल खड़ा कर रहा है। आप में से बहुत से लोग अदर स्टेट का देते हो कि नहीं देते हो, बिहार के अलावा यूपी भी देते रहा करो, है ना, कोई भेदभाव नहीं है यूपी में। यूपी में टॉपर हरियाणा से आते हैं, जानते हो कि नहीं इस बात को? उनके यहाँ जो यूपी पीसीएस के टॉपर होते हैं वो हरियाणा स्टेट के हैं, तो उन्होंने कोई भेदभाव ही नहीं किया, इसलिए यूपी पीसीएस को यूपीएससी माना जाता है। कि वो कहते हैं कि यूपी के जो सवाल हैं कुल 4-5 आते हैं, यूपी स्पेशल होता है ना, जैसे बिहार स्पेशल। तो आपके यहाँ बिहार स्पेशल में कितने सवाल आते हैं? 10-12 तो आते हैं, 20 के आसपास। इसलिए बिहार स्पेशल की किताब लेनी पड़ती और उसे पढ़ना पड़ेगा। यूपी वाले में क्या है कि यूपी में मुश्किल से 4-5 सवाल पूछते हैं, तो अब 4-5 ना भी पढ़ के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी जीएस के भरोसे आप यूपी का एग्जाम दे दीजिए, और ध्यान दिया करिए कि साल भर में 3 एग्जाम टारगेट करिए कम से कम। बीपीएससी हो गया, है ना, आरओ एआरओ आ गया कोई, मान लो। तो देखो आप में से सभी लोग लगभग मध्यम वर्गीय परिवार के ही हैं, या बहुत अमीर हैं तो बात अलग है, बहुत अमीर भी हैं तो नौकरी सबको चाहिए ना, तभी तो आए हो। तो थोड़ा अदर स्टेट भी चेक करते रहा करिए, बीपीएससी तो है ही, इससे नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं तो रिदम बनता है ना, एक आंकड़ा मिलता है कि इसके बाद हमारा ये वाला पेपर है। तो थोड़ा सा अदर स्टेट देखते रह करिए। तो इसमें देखिएगा पहला है कार्बोहाइड्रेट, लिखिएगा नंबर 1 पर
कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 लिखिएगा वसा यानी फैट, वसा यानी फैट। नंबर तीसरा टॉपिक है प्रोटीन, तेजी से इसको लिख डालिएगा। और चौथा है विटामिन। पांचवा है खनिज लवण या मिनरल्स। और लास्ट में जल है। और कुछ बीमारियां जो कि अक्सर सवाल खड़ा करती हैं, और आजकल थोड़ा ये नया आ गया है कोरोना के बाद से, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण और टीकाकरण। तो थोड़ा सा देखा जा रहा है यहाँ से सवाल आजकल। इस बार आपके यहाँ से सवाल आ गए थे पीटी में, तो हम लोगों ने 69 में पढ़ा था तो वो लोग कवर किए थे। जो लोग नहीं पढ़ के गए थे तो वो थोड़ा सा मुश्किल आया था। थोड़ा ट्रेंड है तो ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। तो ये कुल कितने टॉपिक हैं? 3 3 6 2 8। 8 ऐसे टॉपिक है जो मानव के पोषण और उससे जुड़े हुए स्वास्थ्य को संदर्भित करते हैं। सब हर किसी का नोट हो गया? हाँ, लिख डालिएगा। फोटो मत खींचना है ना, कुछ लोग इसका फोटो खींच लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरे लिखाने का मतलब यही है कि हम पहले दिन ही पूरा पाठ्यक्रम अपनी कॉपी में रखेंगे। अब मैं बंध गया हूँ, मैं भागूंगा तो आप मुझे पकड़ लोगे, समझ रहे हो? अब मान लो मैं प्रोटीन पढ़ा रहा हूँ, और प्रोटीन पढ़ा कहाँ आ गया? जल पे आ गया। बीच में मैंने क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो आप कहोगे मास्टर गड़बड़ कर रहे हो, है ना? कहाँ गया और मामला आपका? तो इस दिन, पहले ही दिन क्या करिए कि पूरी प्रक्रिया देखिए कि आखिर मेनू कार्ड क्या है। तो मेनू कार्ड है आपका, है ना? अब इसमें से जो जो खाना है खाते रहिए, हाँ ऑर्डर करते रहिए। लिखिए पार्ट 3, लिखिएगा पार्ट 3 से बोलते हैं प्योर बायोलॉजी, विशुद्ध जीव विज्ञान। लिखिए पार्ट 3 प्योर बायोलॉजी या विशुद्ध जीव विज्ञान। छोटा सा ये, बट काफी टफ माना जाता है ये, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें सिखाता है, जिनमें से ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति, जीवन का यहाँ पर धरती पर जीवधारी आए कैसे। और कोशिका विज्ञान यानी सेल, बेसिकली इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, तो सेल या साइटोलॉजी कर दीजिएगा। और टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि सूक्ष्म स्तर पर हमें सिखाते हैं, और कोशिका की और ऊतकों का अध्ययन करके हम बायोलॉजी के बेसिक्स समझते हैं कि आखिर बायो है क्या। तो 3 ही टॉपिक हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और दूसरा सेल यानी कि साइटोलॉजी, और तीसरा है ऊतक यानी कि टिश्यू यानी कि हिस्टोलॉजी। तो 3 हो गए, ठीक है। अब लास्ट जो बायो का सेक्शन होगा वो होगा पार्ट 4। लिखिएगा पार्ट 4, लिखिएगा बायो का चौथा सेक्शन है ये, पार्ट 4 का। और इसमें हमारे पास पहला टॉपिक है प्लांट किंगडम या पादप जगत। लिखिएगा प्लांट किंगडम या पादप जगत, प्लांट किंगडम या पादप जगत। और दूसरा लिखिएगा पादप जगत का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। आपने नाम सुना ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो धरती के जो पादप हैं उनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षमताओं के साथ। तो वो इसी हिस्से में आते हैं। आपके यहाँ से सवाल खासकर बनते रहते हैं। पिछली बार यानी कि 68 में अस्प्रुस फर्न के बारे में कुछ सवाल उठाया गया था, जिम्नोस्पर्म को लेकर के सवाल आए थे। इसके बाद लिखिएगा पादप कार्यकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप कार्यकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिनमें से कई हिस्से पढ़ने को मिलेंगे। रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, जड़, तना, पत्ती आता है ना। दोनों में अंतर इतना जीवन में मुश्किल पैदा करते हैं कई बार, जड़ और तना में, कि समझ ना आता कि गाजर जड़ है कि तना। मतलब ठीक है, आप तो जानते ही हो, राह चलते पूछोगे तो एक बार आदमी थोड़ा सा भयभीत होता है कि आमा हल्दी क्या है, मैंगो जिंजर जड़ है कि तना। अब वो देखो कि अब दो तुम्हें से एक होगा ही, दो लोग तना कह दो, 3 लोग जड़ कह दो, तो एक तो सही होगा ही होगा ना। तो कंफ्यूजन सा होता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। लिखिएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इसके बाद लिखिएगा प्लांट हार्मोन, पादप के हार्मोन, प्लांट हार्मोन। और
इसके बाद लिखिए प्लांट डिडीज, पादप से जुड़ी हुई बीमारियां, प्लांट डिडीज या पादप से जुड़ी हुई बीमारियां। और इसके बाद है एनिमल किंगडम या जीव जगत का वर्गीकरण। आपने ढेर सारे नाम सुने होंगे, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ऐसे ढेर सारे नाम है ना। हालांकि बिहार पीसीएस में यहाँ से सवाल नहीं बन रहे हैं, ट्रेंड को समझिए। तो पिछले 5-6 सालों में इस एनिमल किंगडम वाले सेक्शन से सवाल उठाए नहीं गए हैं, परंतु थोड़ा बहुत समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ना है। और लास्ट में लिखिएगा जेनेटिक्स या आनुवांशिकी, जेनेटिक्स या आनुवांशिकता, लास्ट में डाल दीजिएगा जेनेटिक्स या आनुवांशिकता। सारे हो गए। तो अगर आप देखेंगे तो कुल इसमें से आया कितना, 3 3 6 1 7, तो 8 दूनी 16 और 16 10 कितने 26, तो टोटल 26-27 टॉपिक हैं बायोलॉजी के। तो खत्म हो गई बायोलॉजी है? कोई ज्यादा है क्या? 26-7 के आसपास टॉपिक हैं जिनको हम, और सबसे मजे की बात यह है कि सारे पार्ट एक दूसरे से बहुत संबंध नहीं रखते हैं। इनको अलग अलग मन करे, चाहे 2 से शुरू करो, चाहे 4 से शुरू करो, चाहे 3 से, चाहे 1 से, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। सारे पार्ट अपने आप में इंडिविजुअल हैं और अलग अलग व्यवस्था बताते हैं। तो ये बायोलॉजी है। या हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे हो? तो हम कहीं से भी इसे पढ़ सकते हैं, कहीं से भी इसे समझ सकते हैं। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जो प्योर बायोलॉजी है यानी कि कोशिका और उतक, उसको पढ़ करके हम आगे कनेक्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। क्या करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो हिस्सा है यहां से शुरू क्या होगा आगे चल के मेंस का आपका, यहीं से, और वो होगा बायोटेक का। तो यहां भी थोड़ा सा कनेक्ट कर दीजिएगा कि यहां से स्टार्ट होगा बायोटेक। वहीं जहां पे आप सिलेबस बना रहे हैं वहीं पर तीनों ऐसे अटैच कीजिएगा, और मेंस का सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है और टॉपिक का नाम है बायोटेक या जैव तकनीकी। दरअसल जैव तकनीकी जीन पर काम करती है, और जीन मिलता है डीएनए में, और डीएनए मिलता है कोशिका में, और कोशिका ही जो है वो प्योर बायोलॉजी का हिस्सा है। तो हम इस पूरे सेक्शन में सेल का अध्ययन करेंगे, सेल के भीतर क्रोमोसोम का अध्ययन करेंगे यानी कि गुणसूत्र का, और उसके भीतर जाएंगे तो हमें डीएनए मिलेगा। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है ना, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, और उसके भीतर होता है जीन। क्या होगा? जीन। अब डीएनए ऐसे मांग चलना कि ये एक पेटी है ना, पेटी मतलब बॉक्स, संदूक, और इसी के अंदर ढेर सारी फाइलें रखी गई हैं। तो अब ये जो बॉक्स है बेसिकली इसी को कहा जाता है डीएनए, और इस बॉक्स के अंदर जो फाइल रखी गई हैं यही क्या है? जीन। क्या है? जीन है। अब एक फाइल निकालोगे तो उसमें जुड़ी जानकारियां क्या हो जाएंगी? पता चल जाएंगी। तो एक जीन आपने निकाल लिया, और पूरा बक्सा चुरा लोगे तो सारी फाइल हमारे हाथ में। तो इसलिए आनुवांशिक पदार्थ या मटेरियल क्या हो गया? डीएनए, और यूनिट क्या हो गई? जीन। तो बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है ये कि बड़ा सा संदूक डीएनए है, उस संदूक में ढेर सारी क्या रखी गई हैं? फाइल रखी गई हैं, वही जीन है। और जीन ही हमारे नाक कैसे हैं, हमारा चेहरा कैसा है, सबका निर्धारण कहाँ से होगा? जीन पर होगा। और जीन में अगर हम बदलाव करने की क्षमता रखेंगे तो वही होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और वही जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये जो बायोलॉजी है वो आपको लाके जीन तक रोक लेती है। जीन समझ लीजिए। अब जब आप मेंस में इंटर करेंगे तो कहाँ शुरू करेंगे? बायोटेक से। तो बायोटेक ही क्या करेगा? जीन पर रिसर्च कराएगा कि जीन में कौन सा परिवर्तन, किस पॉइंट पर परिवर्तन करना है। वहीं से हम जीनोम का अध्ययन करेंगे। जीनोम का हम एक तरीके से जो अध्ययन हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, या अलग अलग प्रकार की जीएम फसलें, नाम सुना होगा, बीटी, कॉटन, बैगन वगैरह, तो वो उस हिस्से में मिलेगी। तो थोड़ा सा ये भी हमें ध्यान देना है कि बायोलॉजी मेंस का एक रूट तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं केवल पीटी के लिए ही है ये। जब हम यहाँ से बेसिक्स समझ करके आगे बढ़ेंगे तो हमें ये रूट देगा। एक और बड़ा खास मकसद होता है जब हम नैनो पढ़ना शुरू करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, और खास करके नैनो को हम शामिल करते हैं मेडिसिन में। आजकल एक नया दौर आ रहा है और वो दौर है नैनो मेडिसिन का, क्योंकि हम बहुत परंपरागत और आदिमानव काल की दवाएं खा रहे हैं। हमें दर्द होता है खोपड़ी में और दवाई खिलाई जाती है मुंह में। ये क्या तरीका है? दर्द है पैर में और दवाई कहाँ दी जा रही है? भाई ये सीधी सी बात है, टैबलेट मुंह से खाते हैं, अब वो चली गई पेट में, वहां से गलेगी और गल करके पूरी शरीर में फैलेगी,
और दर्द अंगूठे को था। अंगूठा तो ठीक हुआ, लेकिन दूसरा जो अंगूठा कह रहा कि हमें क्यों खिला दिया भाई, मैं तो अच्छा था। जैसे किसानों के साथ क्या है, दो तरह की सिंचाई होती है, एक स्प्रिंकल प्रोसेस है, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, बूंद सिंचाई। एक है कि भैया लगा दिए और बहना शुरू हो गया, पाइप बिछाओ कभी खेत में, बटोरे भी हो, बड़ा दुख होता है। तो एक तरीका ये है कि अपना ट्यूबवेल स्टार्ट कर दिए, बैठे हैं राजा की तरह। अब एक पेड़ को चाहिए 100 ग्राम पानी, उसको मिल रहा है 500 ग्राम। दूसरे को चाहिए ज्यादा, उसको मिला कम। बड़ा असंतुलन की स्थिति आ जाती है। इसलिए खास करके उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सूखा है वो। तो इसराइल की प्रोसेस है ना ड्रिप इरिगेशन, तो हम लोग ड्रिप इरिगेशन करते हैं, बूंद बूंद टपक विधि से पानी पहुंचाते हैं। तो आज के दौर में नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये एक नया तरीका लेकर के आ रही है, और वो है टारगेट ड्रग डिलीवरी का, कि जहां पर समस्या है उस कोशिका को टारगेट किया जाए, क्योंकि नैनो तो छोटी है, बहुत छोटी है, और सेल्स के स्तर तक जा सकती है। तो हम टारगेट ड्रग डिलीवरी और पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आने वाले दौर में जीन का अध्ययन करके भारत सरकार प्रयास कर रही है, जिसको लेकर के बहुत हल्ला मचा कि निजता का अधिकार हनन हो जाएगा। जो हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग बिल है, नाम सुना होगा ना, भारत सरकार बहुत दिनों से लाने का प्रयास कर रही है। सर आपको पढ़ाएंगे, जब भी पॉलिटी में सर आएंगे तो बिल पढ़ाएंगे। डीएनए प्रोफाइल मैं बताऊंगा, बिल कौन बताएगा, सर बताएंगे। बड़ा कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे सरोगेसी अधिनियम आया तो उसकी बिल पास हुआ, तब जाके राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया, और अपने यहाँ सरोगेसी पर क्या बन गया, कानून, लॉ आ गया ना, कि अब ये जो हीरो हीरो थे ना, क्या नाम था इनका, तुषार कपूर वगैरह, शाहरुख खान का लड़का एक ठो है ना, ये विदेशी सा दिखता है। बाकी एक ठो जो है वो फिल्म बनाता है, पगलेट टाइप का है। अरे काफी पिलाता है। हाँ, काफी पिलाता रहता है। तो ये सारे लोगों ने मिसयूज किया, इतना मिसयूज किया इस टेक्नोलॉजी का, सरोगेसी का, कि हद से ज्यादा समाज पर बुरा असर गया। बड़े बड़े महानगरों में शादियां इस शर्त पर होनी शुरू हुई कि शादी तभी करेंगे तुमसे रमेश, तो जब तुम हमारी सरोगेसी करवाओगे। मैं ना बच्चा पैदा करने वाली, तो क्या ठीक है शादी कर लो, हम लोग दोनों लोग मिलके कमाएंगे, 10 लाख रुपए लगेगा सरोगेसी में, किसी महिला की कोख किराए पर ले लेंगे। कहें ठीक है। तो कहें तुमने वादा तोड़ दिया रमेश, अब मैं तुमसे शादी तोड़ दूंगी। तो ये समाज नहीं ना ऐसा। अपना समाज माँ की ममता के आंचल के नीचे विकसित होता है ना। माँ का जो आंचल है, आंचल तो रहा नहीं है, पहले रहता था। बड़ा परिवर्तन सा हो गया। बच्चा लेकिन ममत्व की माँ भावना रखता है। अब जो बच्चा बड़ा होगा उसको बताया जाएगा, ए तोर जन्म दूसरे से हुआ था, ये तो हम माई है लेकिन ये जैविक माता है ना। अब मान के चलो माता बीमार हो गई, एक दिन कह रही बेटा दवाई ले जाओ, कहे कि जब तुम्हें 9 महीना कोख में पाल नहीं सकती तो तुम्हें काहे दवाई कराएं, है ना, इस तरह की बातें हैं। एक पता नहीं कहाँ कौन सा ना, कि माता सुनी न कुमाता। तो ये जो भारतीय संस्कृति का मसला है ये खराब हो रहा था। तो इस वजह से सरोगेसी पर विनियमन लाया गया कि भाई ये गड़बड़ है, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अब जो है केवल कॉमर्शियल बंद हो गई, अल्ट्रुस्टिक हो सकती है, यानी कि परोपकारी। आज के बाद दौर में भारत में, चूंकि अपने यहाँ ये भी समस्या है ना कि 3-4 साल शादी के हुए नहीं कि काना फूसी शुरू हो जाती है, कि पोता नहीं दे रही हो खेलने के लिए। तो ये खिलौना मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा, घर वाले कम, ये कानपुर की जो चाची है ना, ये कानाफूसी लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो भारत सरकार समझ गई कहानी को, है ना, खबर है ना, कैसे कोई न्यूज नहीं आ रही है, कैसा न्यूज, समाचार खोल लो सुनो, कहीं वो न्यूज नहीं, ये न्यूज चाहिए। तो अपना भारत ऐसा ही है। 4-5 साल, अच्छा, दुख तब होता है कि जब उनको बैरन यानी कि बंध बांझपन वाला मामला है ना, तो लोग अपने बच्चे नहीं हाथ में देते। अभी भी अच्छे, ये भारत है, बहुत शानदार भारत है, 21वीं सदी में। लेकिन अभी भी स्थितियां हैं कि 5-6 साल बच्चे अगर नहीं हुए शादी के बाद, तो अगर आप किसी जगह जाओगे, नया बच्चा आपके गोद में नहीं डालते हैं, तो बहुत अपशकुन मानते हैं कि यार इसको तो बच्चा ही नहीं है। एक माँ तभी माँ बनती है, एक स्त्री जब शादी के बाद माँ बनेगी तभी वो परिपक्वता की अवस्था, या समाज स्वीकार तभी करता है ना। ये आज का भारत है तभी भी। इसके बावजूद तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो शादी के 5 साल पूरे हो जाएं, तब अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करिए, सरोगेसी। उससे पहले आवश्यकता ही नहीं है ना। देखिए ये हमारा ताना बाना उखाड़ रहा था पूरी तरीके से। पूरी दुनिया में भारत को एक टूरिज्म बना दिया गया था,
हमारे एक बड़े शानदार प्रधानमंत्री थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2002 में। तो किसी ने उनको बता दिया, अच्छा बड़े अच्छी सोच के थे ही वो, बताया कि ऐसा करो कि सरोगेसी को वैध कर देते हैं, इसे लीगल कर दिया जाए। उन्होंने लीगल करा दिया 2002 में। और 12 आते आते 10 साल में इंडिया एग टूरिज्म का एक बड़ा हब बन गया। मतलब दुनिया के लोग आना शुरू कर दिए। एक फिल्म आई थी, शायद देखा होगा आपने, मिमी, कृति शैनन और आपके जो पंकज त्रिपाठी जी हैं, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का इस बार नेशनल अवार्ड इसी के लिए मिला है ना। तो फिल्में देखते रहा करिए, है ना, कम से कम हफ्ते में 2-3 फिल्में साइड में बैठते हुए देखते रहा करिए। ओटीटी, हाँ जी, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, है ना, कम से कम 2-3 का ले लो। नहीं देखो, समाज से लड़ना, मैंने कल भी बताया आपको कि समाज से लड़ना है तो हमें उस हिसाब से काम करना होगा। कुछ भी गलत नहीं है, जो आप कर सको सब क्या है, सही है। बस खाली नहीं, नहीं, पकड़े कौन पकड़ेगा आपको, इतने बड़े हो गए हो, बच्चे लगे हो। जिस जब पकड़ना था हो गया, वो गांव पकड़ाते थे, गांव वाले ले जाते उसके बाग में और बीड़ी पिलाते, और घर आके वही बता भी तक तो रमेश बीड़ी पी रहे थे, और घर वाले बड़े कूटते अच्छे से। और तब तक पिला जब तक वो सीख ना लेता। तम्बाकू तब तक खिलाते थे जब तक कि वो सीख ना जाए, फिर हिम खिलाते। और जब वो सीख जाए, आदत पड़ जाए, तो उसी दिन कहते अब यहाँ दिखाई मत पड़ना। अब बेचारा मजबूरी में खरीदेगा। तो वो बचपना तो रहा नहीं, अब आप जो ही करोगे अपने लिए करोगे, है ना। फिर भी थोड़ा सा हमें एडवांस होना है, नई तरीके से सोचना है। तो सरोगेसी पर ये काम आए, है ना। तो बायोलॉजी का जो हिस्सा है, मेरे इस तरह की चीजों को बताने के पीछे मकसद ये था कि केवल हमें पीटी का ही नहीं समझना है, इसका लिंक कहाँ जाएगा, मेंस के लिए जाएगा। और जब हम लोग मेंस पर काम करेंगे तो चीजें यहाँ से वहाँ के लिए ट्रांसफर की जाएंगी, तो बेहद आसान होगा। वैसे फिजिक्स है, जब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ पाएंगे। अब स्पेस में मैं आपको अभिकेंद्री बल समझा रहा हूँ, अब वहां पे आप अटक गए कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता ही नहीं है, और पढ़ने चले हो ऑर्बिट, तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए पीटी पहले, और वो पीटी में जो सिलेबस बनाया होगा इसका बीपीएससी का, बहुत शानदार व्यक्ति रहा होगा। और आप ही लोग रहते हो, आईएएस आदमी रहते हैं ना, वो सिलेबस बनाने वाले, नीति निर्माता, तो उनको सारी बातें पता है कि किस सेक्शन पर क्या रखा जाए। तो पीटी पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे मुख्य परीक्षा में। मामला ठीक है। तो हम लोग आमतौर पे जो शुरू होता है ये बायोलॉजी, वो इस सेक्शन से शुरू होता है, पार्ट 2 से, क्योंकि ये बड़ा प्यारा सा सेक्शन है। और पहले दिन से ही इसमें मजा आना शुरू हो जाता। मजा जानते हो, वो मजा नहीं ऑर्केस्ट्रा वाली, ये मजा दूसरा मजा है। इसका आशय है कि पहले दिन से सवाल लगाना शुरू करोगे, समझना शुरू करो। जैसे अभी मैं शुरू कर दूं सेल, कोशिका, आप उब जाओगे, बोरिंग सा मामला है, वो मजा नहीं आएगा। हमें वो बातें सीखनी है कि जहां से अपने दिमाग को बहुत आसानी से किसी विषय वस्तु में प्रवेश करा सकें। आपने वो कहानी सुनी चाणक्य वाली, कि वो बार बार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य युद्ध कर रहे थे उससे, घनानंद से, और सीधे घनानंद को मारने का प्रयास कर रहे थे। एक महिला बताई, वो गरम खिचड़ी वाला, याद है ना, तो बीच में हाथ डाल रहे थे, तो गरम था, बार बार जल जाते कि कहाँ कहाँ से खाओ, किनारे किनारे से। तो कहीं छोटी छोटी चीजों को जीतना शुरू करते हैं। तो पहले हमें बायोलॉजी में एक ऐसे स्थिति में इंटर करना होता है जहाँ से इंटरेस्ट बेहतरीन हो। तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे, फिर आगे चारों पोर्शन आपको समझ में आ गया है, एक एक करके सब पर फाइनल करेंगे। तो लिखिएगा अलग से हेडिंग, मानव पोषण और स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मानव पोषण और स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मानव पोषण और स्वास्थ्य। तो यहां से अब आज से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है ना। तो इसे हम लोग बहुत ही नियमित रूप में प्रतिदिन, कितने बजे से, 10:30 से है ना ये, तो 10:30 से 12:30, जैसे कि आप 1 बजते बजते अपने कमरे में प्रवेश कर जाएं, और 1:30 बजते बजते भोजन कर लें, है ना। आधे घंटे तो बना लेते हो ना। हाँ, बाहर से खाना मत खाओ करो। कुछ लोग हैं जो थोड़े घर से पैसा ज़्यादा पाते होंगे, भैया जॉइंडिस पकड़ेगा फिर मत बताना मुझसे आके। बाहर का भोजन बड़ा खतरनाक है। खान सर ने सारे अध्यापकों के लिए भोजन की बड़ी शानदार व्यवस्था की है, यहाँ तक कि वो दूध तक बाहर से नहीं मंगाते हैं, सब इंटरनल प्रोसेस है। कारण कि जब खाओगे सही नहीं तो काम कैसे करोगे। तो भोजन सही शानदार करिए, कोशिश करो कि सुबह स्प्राउट्स वगैरह खाइए।
कितने लोग नाश्ता करके आए, ईमानदारी से बताना। और बिस्कुट का नाश्ता नहीं होता, बहुत मारेंगे अगर बिस्कुट वाला उठाओगे तो। नाश्ता मतलब चना वगैरह बना। हाँ, अगर कुछ ना रहे तो रात की बासी रोटी रख लिया करो, और सुबह गरमा के खा के तब आया करो, ठीक है। अरे बिना सब्जी के नमक से मिला खा लो, कोई मर थोड़ी जाओगे सब्जी बिना। हाँ, घी वगैरह खाओ। सुबह और शाम को एक एक चम्मच घी जरूर खाइए। ब्रेन चलाना है तो थोड़ा सा बदलिए। वो आप में से बहुत से लोग हैं जो पिछले 2 महीना पहले घी खाए थे, है ना। जब गए थे बफर सिस्टम में तो वहां घी मिला था, और वहीं सलाद भी शायद खाए थे पहली बार। बफर सिस्टम भाई साहब, जिंदगी में कभी सलाद नहीं खाते, और वहां जाके पूरा पहले हाँ खीरा रखेंगे, टमाटर, नींबू तीन तीन रख लेंगे, है ना। ऐसे लगेगा अंग्रेज बने घूम रहे हो, है ना। चुकंदर भी रखते हैं, हाँ। और वहीं खाए ही थे, पूरे सीजन में वही एक बार चुकंदर खाए थे वो, जब बारात गए थे। उसके अलावा ना दुकान पे वो, दुकान पे चुकंदर देखते हैं लेकिन लेते नहीं है। क्या लेना उसको, बारात में तो मिल ही जाता है। तो ये तरीका गलत है। हाँ। हाँ, उम्र है तो जाना ही होगा ना। एक दौर आएगा हर कोई जाता रहता है। ऐसा कोई बारात बिना बुलाए वाली बारात में खाने का अलग ही मजा है। और उसके दूल्हे के साथ फोटो खिंचाने का अलग ही मजा है। वो कंफ्यूज हो जाता है, और भाई कैसे, क्या हाल चाल है, उसको सेल्फी लो, तो वो जानता है कि ये दुल्हन की तरफ से है ना। हैं? अरे पूछने क्या, मैं एक बार गया, हमारे आगे वाले को पकड़ लिया, और हम जस्ट पीछे लिए खड़े हैं। बीएससी कर रहा था मैं। तो पूछा कहाँ से आए हो, तो कह रहे मैं लाइट वाला हूँ। अब हम भी कहे, हम कुछ कहेंगे, अगर मैं पूछ लिया तो कुछ बताएंगे। तो खतरा है, लेकिन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मारेगा थोड़ी, पकड़ लेगा तो। हाँ, तो बताया कि बर्थडे पार्टी है, कंफ्यूज हो जाता है हाँ, तो क्लियर करके जाया करो ना। पहले रेकी कर लिया करो कि मामला क्या होने वाला है। जैसे शाम को खाने जाना है 8 बजे, तो 6 बजे एक चक्कर मार दो, और वहां पूछ लो कि भाई कैसा कार्यक्रम है ये। तो बता देगा ये कार्यक्रम है, तो डिटेल रहेगा आपके हाथ में, पहुंच जाओ आराम से, है ना। तो खैर वापस आते हैं। तो अभी हम लोग आज से शुरू करते हैं पढ़ाई। तो मैं बता रहा था नाश्ते को लेकर के, ध्यान देना कि भारत में हार्ट अटैक के बहुत सारे चांसेस हो रहे हैं। आप देखिए आजकल ऐसे चलते चलते हार्ट अटैक आ जा रहा है। अभी आईआईटी कानपुर के एक डीन है, तो वो हेल्थ पे ही बोल रहे थे, अचानक हार्ट पर दिक्कत आया और वहीं पर गिर गए, देहांत हो गया। तो हार्ट के सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम सुबह का नाश्ता स्किप कर दे रहे हैं। भाग दौड़ जिंदगी है, सुबह उठे, 2 ठो बिस्कुट खाए और पानी पी के चले आए। अब क्लासेस चलेंगी 12-1 बजे तक, बीच में चांस होता नहीं। तो जैसे आप बहुत अमीर ना भी हो तो रात को 2 रोटी ज़्यादा बना लिया करिए, और सुबह उठिए 1 चम्मच घी डालिए तवा पर, गर्म करके उसको खा के आ जाइए, राजा की तरह बैठोगे एकदम मुस्कुरा के। नहीं तो ऐसे मुंह लटका है, का हो गया भैया, कुछ नहीं, भूख लगी है। काहे लगी है। दूसरा एक तरीका है, गुड़ और चना, भुना चना आता है, उसको एक छोटा डब्बा ले लो, उसमें गुड़ और चना लेके यहाँ आ जाया करो, मैं पीछे हो जाऊं, मुंह में डाल लो, ऐसे ऐसे करते रहो। और आगे भी खाओ, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, थोड़ा मुझे बुरा लगेगा कि मैं नहीं खा रहा हूँ आप खा रहे हो। तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इंस्टेंट एनर्जी लेना बहुत आवश्यक है ना। तो नाश्ता स्किप ना करिए, उसे जरूर खाइए। भोजन ना मिले कोई बात नहीं, दोपहर का भोजन 1 बजे वाला ना मिले, आप बच जाओगे। देखो, वही हाल है ना कि तमाम तरह की समस्याओं को झेल के पाओगे नौकरी, एसडीएम बन जाओगे, और एसडीएम बनते में तो पता चला कि हृदय की नलिकाएं सिकुड़ गई हैं। तो सारा संघर्ष करके एसडीएम ले, जब मजा लेने की बारी आई जीवन में, तो क्या हुआ? हृदय की नलिकाएं सिकुड़ गई हैं। तो डॉक्टर आएगा आपकी जिंदगी में एक। तो इसलिए पहले से अवेयर रहिए, सावधान रहिए, है ना। और कोशिश करो कि भोजन वगैरह टाइम पर करके आया करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है मानव पोषण और स्वास्थ्य। तो इस पर कुछ बातें समझ लेते हैं। अच्छा, ये तो कल हो चुका है ना सारा। हाँ, तो आइए करते हैं एक शानदार शुरुआत। हाँ, गजब लिखा हुआ है तो। हाँ, तो पहला पार्ट है ये, और ये है मानव पोषण और स्वास्थ्य। तो लिखिएगा सजीव और उसकी विशेषताएं। लिखिएगा सजीव और उसकी विशेषताएं, अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड करेक्टरिस्टिक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड करेक्टरिस्टिक्स।
इस तरह से बोल देंगे चल जाएगा ना? हाँ, कहीं फंसेगा तो बताना। तो जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत दीजिए। सांस लेना कोई सबूत नहीं है। जिंदा रहने का सबूत ये है कि इस मेढक को छुओगे तो उछल जाएगा ये, और इसको अगर मारेंगे ना तो ये भी क्या करेगा, दूसरा गाल ऐसे कर देगा। ऐसा नहीं करेगा, ये भी क्या करेगा, मौका मिलती ये भी मारेगा। यानी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सिवनेस, प्रतिक्रिया देना या रिएक्शंस देने हमारे अधिकार हैं। छुई मुई नामक एक पौधा है जिसको छूते ही क्या करता है, सिकुड़ जाता है। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास लक्षण हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम जिंदा हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हम प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, हम पाचन यानी डाइजेशन करते हैं, है ना, हम उत्सर्जन करते हैं, वेस्ट चीजों को बाहर निकालते हैं, या हमारे पास सेल हैं, एक सेल या एक से ज्यादा सेल है हमारे पास। ऐसे कई सारे लक्षण हैं जहां से हम ये कह सकते हैं कि हम सजीव हैं और ये जो दीवाल है क्या है, निर्जीव है। हमारे गांव में एक ठो पिल्ला था, पिल्ला जानते हो, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। अब पिल्लवा वो 2-3 महीने बाद गए, इतने से इतना बड़ा हो गया क्योंकि वो जिंदा था, है ना। और उसी के बगल में एक कुर्सी भी रखी थी, जैसे छोड़ के आए थे कुर्सियां वैसी ही थी, बाकी एक लोग टांग तोड़ दिए थे तो उसको एक तीने टांग रह गई थी। तो कहने का मतलब है कि निर्जीव अपनी ही पूर्वावस्था में निर्धारित होते हैं, और सजीव क्या होते हैं, अपनी प्रजाति के हिसाब से वृद्धि और विकास, यानी कि जो उनकी स्पीसीज है उसी स्पीसीज से वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। इंसान को कितना भी खिला पिला दोगे 12 फीट का नहीं बनेगा वो, मुश्किल से 5-6 फीट का जाएगा। और हाथी को बिल्कुल भोजन न दीजिए, कभी भी चूहा नहीं बनेगी, वो रहेगी क्या, हाथी। उसका विकास होना तय है। तो हर जीवधारी अपने प्रजाति यानी स्पीसीज के हिसाब से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता करता है। तो इसी के हिसाब से हम 5 से 7 लक्षण बता करके ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सजीव हैं। तो लिखिएगा, सजीवता के प्रमुख लक्षण होते हैं। लिखिएगा, सजीवता के प्रमुख लक्षण होते हैं। सजीवता के या लिविंग थिंग या लिविंग थिंग्स के मेनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लिखिएगा, सजीवता के प्रमुख लक्षण होते हैं। सजीवता के प्रमुख लक्षण होते हैं। तो पहला लिखिएगा, लिखिए, एक कोशिका अथवा बहुकोशिका, इसे बोलते हैं हिंदी में यूनिसेलुलर। एक कोशिका अथवा बहुकोशिका, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी सेलुलर। एक कोशिका अथवा बहुकोशिका वाला शरीर होता है, एक कोशिका अथवा बहुकोशिका वाला शरीर होता है। दूसरा पॉइंट डाल दीजिएगा, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन प्रोसेस। लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन प्रोसेस। तीसरा लिखिएगा, डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया। चौथा लिखिएगा, वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आगे बढ़ाना अपनी प्रजाति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीसीज, अपनी प्रजाति के अनुसार, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ाना अपनी प्रजाति के अनुसार, जो जैसी प्रजाति का होगा उसका उतना ही विकास होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद लिखिएगा पांचवा, देखिए, वातावरण के प्रति, वातावरण के प्रति अनुकूलता, वातावरण के प्रति अनुकूलता, एडॉप्टनेस या एडॉप्टेबिलिटी। लिखिएगा, एडॉप्टेबिलिटी, वातावरण के प्रति एडॉप्टेबिलिटी या अनुकूलता। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब ठंडा है तो आप अनुकूल रूप में स्वेटर पहन लोगे। कुछ जानवर हैं वो शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सुना होगा ना, ग्रीष्म निष्क्रियता करते हैं। तो जैसा माहौल होगा वैसा ही अपने आप को क्या करेगा, वो ढालने की कोशिश करेगा, और ये वही करेगा जो जिंदा है। मरा हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करेगा। इसके बाद लिखेगा छठवां पॉइंट, प्रतिक्रिया,
रिस्पॉन्स, लिखिए प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। सातवां लिखिएगा गति और गमन, गति व गमन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कुछ जीवधारी हैं जो केवल गति करते हैं, जैसे सुना है ना, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां उन्हें ले जाते। पढ़ा है नहीं कविता ये वाली? तो पेड़ क्या करते हैं, एक ही जगह पे ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, यानी केवल गति कर रहे हैं। हम कैसे हैं, हम झूम भी सकते हैं, कई बार शराबी झूमता है ना, गाना भी तो है ना झूम बराबर वाला, तो वो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, लोकोमोट, क्या कर रहे हैं, लोकोमोट कर रहे हैं। तो बहुत से जीवधारी हैं जो दोनों करते हैं, और बहुत से जीवधारी ऐसे हैं जो एक ही जगह पे रह करके गति करते हैं। तो कोई भी जीवधारी है वो गति और गमन करेगा ही करेगा। आठवां पॉइंट लिखेगा जनन या रिप्रोडक्शन, जनन या रिप्रोडक्शन, जनन या रिप्रोडक्शन, जनन या रिप्रोडक्शन। तो कोई भी जीवधारी है, आपने नाम सुना होगा डार्विन का, तो डार्विन ने कहा कि प्रत्येक जीवधारी अपनी प्रजाति को बढ़ाने की अधिकतम चेष्टा करता है। अधिकतम मतलब अधिक से अधिक संतानें पैदा करने की मानसा भी रखता है और भावना के साथ चेष्टा भी करता है। इसलिए सरकार को चिल्लाना पड़ा कि दो ही बच्चे सबसे अच्छे, क्योंकि ये कहा है हम दो हमारे दो, चाइना ने कहा हम दो हमारे एक, और फिर उसने हटा दिया क्योंकि वो इतना मान गए सब कि एक को नहीं कर रहे थे, तो जनसंख्या पे असर गया। तो उसने कहा कि जितना मन करे उतना। तो ये बताना पड़ा ना, प्रेशर देना पड़ा, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत है कि प्रत्येक प्रजाति अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न भी करती है और अधिक से अधिक प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि एक आम का पेड़ अपने ही जैसे 200-250 आम के पेड़ पैदा करता है। लेकिन वहीं पर एक बात कही, सर्वाइवल ऑफ फिटलेट, यानी कि योग्यता की उत्तर जीविता। सारी संतानें योग्य नहीं होती हैं, ये बताया ना उन्होंने कि संतानें ढेर सारी आएंगी, लेकिन सारी संतानें योग्य नहीं है। जो योग्य है वही आगे बढ़ेगी, जो अयोग्य है वो मारी जाएगी। तो क्या जो 200-250 आम की कोपलें निकलती हैं सारे पेड़ बन जाते हैं? कुछ को बकरी चबा लेती है, कुछ को आप सीटी बना के बजा देते हो, बजाए हो? दूसरे एक सफेद सफेद घर पेंट हुआ, जाके रगड़ दो उसी पे और सीटी बना लो। कुछ को आप कहीं उखाड़ के लगाए, लगे ही नहीं। 250 में से 10-20 ही क्या बने, पेड़ का स्वरूप ले पाए। तो जो योग्य थे वो सरवाइव कर गए। तो यही बात बताई, और यही योग्यता की ये उत्तरजीविता ही इस धरती पर प्रजातियों को संतुलन अवस्था में बना के रखी हुई है। नहीं तो अब इंसान क्या हुआ, इंसान ने योग्यता की उत्तरजीविता पर अपना प्रभाव जमा दिया, हॉस्पिटलिटी खड़ी कर दी, हॉस्पिटल ला दिए और तरह तरह के पोषण के कार्यक्रम ला दिए। अब हम बच्चों को मरने ही नहीं दे रहे थे। अब जब बच्चों को मरने ही नहीं देंगे तो इंसान की संख्या धरती पर क्या हो गई, ज्यादा हो गई, अनबैलेंस, यानी कि पूरी तरह से कहानी गड़बड़ होनी शुरू हुई। इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। यही तो है, इंसान के बच्चों को मरना होगा अगर ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो। आप गांव पे हिस्ट्री उठा के देखिए, 9-9 10-10 बच्चे पैदा होते थे, 5-5 6-6 मर जाते थे। तो बैलेंस बना के रखता था। फिर हॉस्पिटल आए, साधन बढ़े, 9-9 10-10 बच्चे पैदा हुए, सारे बच गए। अब सारे बच गए तो खिलाओगे कैसे? सवाल तो ये है ना। हमारे गांव में एक जगह 5-6 बच्चे हैं, दोपहरियों हम क्या करते हैं कि जो सरकारी हैंडपंप है आगे लगा देंगे ईंटा, और पानी भर के उसी में भैंस की तरह लेट जाते हैं सब, और शाम को गिने जाते हैं कि 9वां आ गया, 10वां कहाँ है। तो ऐसी हालात में अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट। तो क्योंकि प्रत्येक प्रजाति ऐसा ही करने की चेष्टा रखती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपनी ही जैसा पैदा करना चाहती है इस धरती पर, उसे दिखाना है कि मेरा वर्चस्व क्या हो, ज्यादा हो। तो ये बात वहां पर कही गई। तो वो जनन की प्रक्रिया हर सजीव करता है, वो चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो। तो ये तमाम ऐसे लक्षण है। 9वां लिखिएगा, लिखिएगा अपशिष्ट पदार्थ निकालना, प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ निकालना या प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ निकालना या प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ निकालना या प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। तो लगभग लगभग ये 9 ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, सजीव का
अब इसी में 10वां जो है पोषण है, क्या है? पोषण। क्योंकि जब तक पोषण नहीं होगा तब तक वृद्धि और विकास नहीं होगा। छोटा बच्चा जो जन्म लेता है तो कैसे रहता है वो? एकदम छोटा सा रहता है, लेकिन 2-4 महीना बाद क्या होगा उसका कहानी, एकदम बदलाव सा आ जाएगा ना उसके साथ। ये सफेद में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिख जाएगा ना? ठीक। तो चमक रहा है, दूसरा कर लें, ये चल जाएगा? ठीक है। ठीक। यार साड़ी की दुकान नहीं है, कलर बदलवाओ। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन कहते हैं सर ये सब पसंद नहीं आ रहा कलर। तुम क्या साड़ी की दुकान पे खरीदने आए हो? जो लगा दिए सो लगा दिए, पढ़ने पे काम करो। थोड़ा बहुत दुख है, जैसे माइक कई बार खटखट की आवाज करता है तो तुरंत लिखेगा सर माइक खरखरा रहा है। हम कहे मल्टीप्लेक्स में बैठे हो, खरखरा रहा है, हमारी आवाजिया तो जा रही है ना थोड़ा बहुत, तो उसी से काम चलाओ। और बाद में कह रहा है सॉरी सर। हमने कहा क्या हो गया? कह रहा है कि रात में बात करते हुए वॉल्यूम कम कर दिए थे, अभी की याद आया, गलती आपकी नहीं थी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही थी, गलती कहाँ से थी? हाँ, जैसे रात में ठंडी का मौसम है, आप फुल वॉल्यूम पे रात में बात करोगे तो बगल कमरे में सुनाई देगा, तो करना पड़ता है। हाँ, डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं बाबू पंखा नहीं चल रहा है, बाद में बात करते हैं 1 घंटे बाद है ना। तो ये जो पंखवा नहीं चलता ठंडी में बहुत दिक्कत है ना। इसीलिए हमने देखा है दुख सहते हैं पंखा चला के तब बात करते हैं, और बताएंगे कि बहुत गर्मी लग रही, जबकि गर्मी नहीं लगती है ना। बस क्या करना कि उनके कमरे से कंबल हटा लेना बस, और कहे पंखा चला के तुम अब बात करो देखते हैं, तो कंबलवा ओढ़ते हैं और पंखवा चला लेते हैं। अब कंबल की एक लेयर बन गई, उसके अंदर फुसफुसा के बात कर रहे हैं, 10 से 12 डेसिबल की आवाज निकालते हैं, है ना। उससे ऊपर की बात नहीं है ना। फुसफुसाहट में 10 से 12 डेसिबल होती है, और सामान्य बातचीत का 30 से 40 या कई बार 50 तक जाती है, और झगड़ा से बातचीत करेंगे तो 60-70 हो जाती है। तो उनकी जो डेसिबल कितना रहेगी? 10 से 20, 10 से 20 के समथिंग रखेंगे। ऊपर कंबल लगा दिए, पंखा चला दिए, करिए बात, रात रात भर करिए है ना। तो अब फ्री भी हो गया है ना। तो इसके बाद लिखिएगा 10 नंबर क्या हो गया? पोषण। हाँ, न्यूट्रिशन, पोषण। तो ये 10 ऐसे टॉपिक रहे जो ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मानव का जीवन है, या ये क्या है? सजीव है। अब सवाल आता है कि पोषण क्या है। यहां पर एक शब्द आएगा, न्यूट्रिशन या पोषण। तो जो न्यूट्रिशन है या पोषण है, ये ऐसा मामला है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं। अब भोजन या कोई भी फूड लिया गया, मान के चलो कि भोजन में हम दाल चावल जो भी खा रहे हैं, आमतौर पे हमारे पास तो यही होता है ना। तो इसमें बहुत से ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इससे मिलेगा, या वसा हमें मिल गई, फैट, या इससे हमें दाल से थोड़ा प्रोटीन मिल गया। मेनली तो 3 होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत हमें विटामिन मिल गया। तो जब ये हमें मिलेंगे तो इसी से हमें कुछ ऊर्जा मिलेगी, इसी से हमारी शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, और इसी से हम लड़ने की क्षमता हासिल करेंगे। 3 बड़ी बातें ध्यान देना। एक तो क्या? एनर्जी, ऊर्जा के लिए। दूसरा, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा, शरीर में क्या करना? इम्यून पावर। क्या करना? इम्यून पावर विकसित करना। तो किसी भी सजीव को अगर हम न्यूट्रिशन वाले पॉइंट में डालें कि वो न्यूट्रिशन क्यों ले रहा है या उसका पोषण क्यों हो रहा है, तो पहला, वो छोटा था और छोटे से क्या हो गया? बड़ा हुआ, और बड़े से वो फिर क्षैतिज अवस्था में और बड़ा हो गया, है ना। हम पहले हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम क्षैतिज अवस्था में बढ़ना शुरू होते हैं। हमारा विकास का क्रम ही यही है। तो हाँ, वो बहुत खतरनाक विकास क्रम है ना। ईश्वर ना करें किसी को ऐसा पकड़ ले क्रम, पकड़ ही लेता है। पैसा आएगा जिस दिन, उस दिन पेट क्या कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, बहुत हो गया अंदर अंदर, है ना। तो यही 3 कारण हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता देने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशन। हाँ, ठीक, हाँ आराम से। तो ये बातें समझ आ रही है ना। तो नीचे अब लिख दीजिएगा, परिभाषा में लिखिएगा। हाँ, लिखिएगा, जीवधारियों का पोषण। जीवधारियों का पोषण, मैं पहले हिंदी बोल लूं फिर अंग्रेजी में। वही है 3 चीजें
कि न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, 3 बातें लिखना है, क्या क्या? एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सेंटेंस बनाने की बहुत ज्यादा भूमिका मत लेके चलना, क्योंकि मेरा काम ही है पढ़ाने का, तो मैं तो सेंटेंस बनवाऊंगा। लेकिन चालाकी ये होती है कि आप शॉर्टकट करो, बहुत शॉर्टकट, बहुत मोटका नोट्स बना के कुछ फायदा नहीं है। तो काम की ही बातें लिखना, बाकी मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। तो उसको मत सोचना कि ये तो सेंटेंस हुआ पूरा नहीं हुआ हमारा, समझिए अपनी भाषा में उसको क्या करिए, लिखिए। जितना ज्यादा अपने हिसाब से लिखेंगे उतना ही बेहतर मेंस की तैयारी होगी। हमारा काम बोलना है, मैं तो बोलूंगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा, जीवधारियों में पोषण, जीवधारियों में पोषण मुख्य तौर पर 3 स्थितियों के लिए होता है, मुख्य तौर पर 3 स्थितियों के लिए होता है। जीवधारियों में पोषण मुख्य तौर पर 3 स्थितियों के लिए होता है। तो कौन कौन सी हैं? देखिए, नंबर 1 ऊर्जा के लिए, देखिए नंबर 1 ऊर्जा के लिए, नंबर 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के लिए, नंबर 3 रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए, इम्यून पावर, रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए या इम्यून पावर के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए या इम्यून पावर के लिए। अब नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। 3 बातें क्लियर हुई ना, एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इम्यून पावर। नीचे नोट डालेगा, लिखिएगा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ यानी कि इंटेक मटेरियल, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें पोषण प्रदान करते हैं। सेवरल टाइप ऑफ द इंटेक मटेरियल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें पोषण प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें पोषण प्रदान करते हैं। लिखिएगा सेवरल टाइप ऑफ द इंटेक मटेरियल प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। इतनी इंग्लिश बना लिया करो महाराज, इतना इंतजार मत करना। करते हो क्या और मास्टरों का? इतना बना लिया करो, जब कहीं फंसा करो कोई के पॉइंट तो पूछा करो। अब इज एम आर कहाँ लगता है इतना पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो बोलते हो ना आमतौर पे, इतना ट्रांसलेट कर लिया करो। अब एक और नोट लिखिएगा, लिखिएगा पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर 2 प्रकार के सजीव होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर 2 प्रकार के सजीव या जीवधारी होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन देयर आर 2 टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पोषण के आधार पर 2 प्रकार के जीवधारी होते हैं, पोषण के आधार पर 2 प्रकार के जीवधारी होते हैं। देखिए नंबर 1 ऑटोट्रोफिक, अंग्रेजी जरूर लिखिएगा चाहे आप हिंदी में ही पढ़ रहे हो, या हिंदी में होता है ये स्वपोषी। देखिए नंबर 1 ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी, लेकिन नंबर 1 ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी। और ऑटोट्रोफिक के 2 हिस्से बांटिएगा, पहला क्या है फोटो ऑटोट्रोफिक और दूसरा है केमो ऑटोट्रोफिक। अंग्रेजी में ही लिखिएगा, हिंदी वाले भी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना? हाँ, इतनी अंग्रेजी जाननी चाहिए, ये साइंस है। तो ऑटोट्रोफिक यानी स्वपोषी के कितने प्रकार हुए? 2। पहला फोटो ऑटोट्रोफिक, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश स्वपोषी, और दूसरा है केमो ऑटोट्रोफिक, इसे बोलते हैं रसायन स्वपोषी। तो इतना बड़ा लिखने से बेहतर है क्या किया जाए, फोटो और केमो से याद किया जाए। फोटो ऑटोट्रोफिक यानी प्रकाश स्वपोषी, और दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रोफिक यानी कि रासायनिक स्वपोषी। तो और दूसरा जो प्रकार की जीवधारी है वो कौन से है? हेट्रोट्रोफ, इसे बोलते हैं परपोषी। देखिए हेट्रोट्रोफिया परपोषी, हेट्रोट्रोफिया परपोषी, सेम ऐसी बना लीजिएगा, अब एक एक करके हम सब समझेंगे। और हेट्रोट्रोफ 3 तरह से बनाइएगा। पहला है होलोजोइक, हिंदी में कहते हैं पूर्ण भोजी, होलोजोइक या पूर्ण भोजी, या एक और नाम है इसका प्राणी समभोजी, पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी। अंग्रेजी वालों का आराम है, एक एक लिख के काम चला लो, हिंदी में बड़े बड़े नाम होते हैं ना उनके, पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी। तो हम लोग क्या है, प्राणी है ना, तो प्राणी की तरह अगर होगा, बड़ा होगा तो वो होलोजोइक होगा। दूसरा है पैरासिटिक या हिंदी क्या होगी, परजीवी। और तीसरे होते हैं, इनको बोलते हैं
मृतोपजीवी, क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। तो तीन ऐसे हैं जो हेटरोट्रोफ होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स। होलोजोइक और पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स। तो अब पहले हम समझते हैं ऑटोट्रोफिक और फिर समझते हैं हेटरोट्रोफिक। तो अलग से डाल लीजिएगा, स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, क्लास 6 की एनसीईआरटी से निकाला गया है, तो कोई नया नहीं है, आप पहले से जानते हो। बस यहाँ उस डिजाइन को समझिए जहां से एग्जाम में सवाल बन रहे हैं। लिखिएगा स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक। तो सीधी सी परिभाषा है कि जो अपना भोजन क्या करें, मेक देयर ऑन फूड, यानी अपना भोजन क्या करें, स्वयं बनाए। तो एक लाइन लिखिएगा, ऐसी जीवधारी, ऐसी जीवधारी जो अपना भोजन, मेक देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वपोषी कहलाते हैं। तो कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी कहलाते हैं। लिखिएगा इसके लिए यह दो प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं, इसके लिए यह दो प्रकार की अभिक्रियाएं या केमिकल प्रोसेस, इसके लिए यह दो प्रकार की रिएक्शंस या प्रोसेस करते हैं। लेकिन नंबर एक, फोटोसिंथेसिस, नाम तो सुना होगा ना, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन नंबर एक, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। नंबर एक, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और नंबर दो, केमोसिंथेसिस या रासायनिक संश्लेषण। रासायनिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और नंबर दो लिखेगा रासायनिक संश्लेषण। तो दोनों व्यवस्थाएं स्वतः के आधार पर भोजन बनाने की हैं। आमतौर पर आप प्रकाश संश्लेषण पहले से जानते हैं, हो सकता है आप रासायनिक संश्लेषण के बारे में नहीं जान रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण एक तरह की ऐसी व्यवस्था है जो सूर्य के मौजूदगी में होती है ना। तो पहले हम क्या समझें, प्रकाश संश्लेषण। तो आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब अलग से डाल दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण बड़ा सिस्टमैटिक नोट्स रहेगा, है ना, बहुत 1 to 1 रहेगा, जब आपकी नीड होगी तब आपको वो चीजें मिलेंगी। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब आपको मैं बताऊं कि ये इतना शानदार टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण कि इससे सवाल बहुत बार बने, कई बार सवाल फंसा देते हैं और कई बार बहुत आसानी वाले सवाल हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसकी मौजूदगी में होता है, तो पता चलता है सनलाइट और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। अब कई बार सनलाइट के साथ और अंदर जाता है कि अल्ट्रावायलेट चाहिए, कि आईआर चाहिए, कि विजिबल चाहिए। विजिबल में कौन सा चाहिए, रेड चाहिए कि ग्रीन चाहिए कि ब्लू चाहिए, तो ये थोड़ा कठिन मामला हो गया। एक बार सवाल आ गया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो किससे बनती है, पानी से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, ग्लूकोज से बनती है। तो इस तरह के अंदर के सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं और उसके आधार पर इसको समझने का तरीका निकालते हैं। तो मान के चलना कि ये कोई पेड़ है। अब ये चित्र देखना, चित्र हिंदी अंग्रेजी में दोनों में रहेगा, है ना, इसकी कोई अंग्रेजी होती है शब्द होता नहीं थी, तो चित्रांकन है, तो मत कहना कि हिंदी में बनाओ इसको, है ना। मान के चलना कि ये कोई फूल है ना, मान ही रहे हो ना। हाँ। तो अभी ये प्रकाश संश्लेषण करना चाहता है, तो इसके लिए सनलाइट का होना बेहद आवश्यक है। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पर पूरी तरह से निर्धारित अवस्था में आएगा और ये इसकी रूट्स हैं, क्या है, जड़ें हैं ये। तो हाँ, इसको बना लीजिए साथ ही हमारे। और ये इसकी लीफ है, यानी पत्ती। और मैं अगर एक लीफ बाहर ले आता हूँ तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। लीफ में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्मॉल पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो इतना एक चित्र बनाएगा।
तो यहाँ से जो सन की लाइट है ये यूबी क्या डाल रही है, यूबी प्लस में विजिबल क्या डाल रही है, विजिबल, और प्लस में आई आर क्या डाल रही है, आई आर। ये तीनों मिलकर के प्रभाव डाल सकती हैं, विजिबल भी, यूबी भी और आई आर भी। यहाँ पर नीचे ये मिट्टी है यानी सॉयल है, और इस मिट्टी में दो चीजें हैं, एक तो पानी है और दूसरा मिनरल है। क्या है, मिनरल है या खनिज है। तो जड़ें किससे कनेक्टेड होंगी, मृदा से, सॉइल से, और मृदा में क्या है, पानी और खनिज है। अब ध्यान देना, जो रूट्स हैं इनको समझना, ये रूट्स छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती हैं, और ये जब सॉइल से मिलती हैं और इनको सक करना होगा, क्या पानी और खनिज जब सक करना होता है तो एक व्यवस्था अपनाती हैं जिसे कहा जाता है ओस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। तो एक बार सवाल आ गया था, इसे हिंदी में कहते हैं परासरण, कि जड़ें मृदा से जल को खींचने के लिए कौन सी व्यवस्था करेंगी, ओस्मोसिस या परासरण, सक करने के लिए। और जब परासरण कर लेंगी तो पानी इनके भीतर आएगा, और यहां पर एक परिवहन या ट्रांसपोर्ट टाइप का टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है, जाइलम, है ना, नाम सुना होगा आपने। और ये जो जाइलम है ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेड टाइप का ऊतक है, यानी कि परिवहन का कार्य करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब से लिखेंगे, बताना चाहिए था ना, मैं इसलिए छोटा लिख रहा था कि एक ही उसमें आ जाए हमारा, हम बड़ा लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, परिवहन हुआ, और अब क्या हुआ, नहीं नहीं, बैटरी है, ठीक। और परिवहन करने का काम क्या करेंगे, पानी किसका करेंगे, पानी और खनिज का। यहां तक बनाइए, एकदम मेरी तरह ही उतार लीजिए। तो जड़ों के पास कनेक्ट क्या किया आपने, ओस्मोसिस, और पानी आया तो कहाँ मिला हमें, जाइलम में। और जाइलम पानी को नीचे से ऊपर कहाँ जाएगा, ये नीचे से ऊपर, ये डाउन है और क्या है, ये टॉप है। तो डाउन या बॉटम क्या कहेंगे, डाउन या बॉटम, और बॉटम कहाँ चलेगा, ये टॉप की तरफ, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर। यहां तक बना सबका। और जब पत्तियों के साथ क्या पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्टेड टिश्यू है, परिवहन ऊतक, पानी ले जा रहा है ना। तो क्या भाई, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जहां फंस रहे हैं देख लेना। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, वही करने चल रहा हूं। देखना, ये सन है, और सन क्या दे रहा है हमें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और आईआर। और इसकी लाइट कहां पड़ेगी, पत्तियों पर। अब नीचे आना, रूट्स हैं, रूट्स किसके साथ कनेक्ट होंगी, H2O और खनिज। और प्रोसेस कौन सा होगा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से सक कर लेंगी। अब हमें क्या मिलेगा, जाइलम, जाइलम होगा इनके स्टेम या तने के पास, कहां होगा, स्टेम या तने में। और जाइलम जाएगा बॉटम से अप, और क्या लेकर जाएगा, पानी और खनिज। यहां तक ही समझ में आ गया ना। तो एक बार बना लीजिए, उम्मीद है सबका बन गया होगा। ठीक, अब समझते हैं प्रोसेस। अगर ये सारी बातें समझ लिए हैं तो हम अगले पेज की तरफ चलें। सबका हो गया, ठीक, थोड़ा जल्दी बनाओ महाराज। ठीक, देखो बायोलॉजी में चित्र तो बनाना पड़ेगा ना। अब सारी बात अगर मैं लिखा दूंगा तो फिर वो किताब बन जाएगी। बच्चे की तरह पढ़िए एकदम। एनसीईआरटी में देखिए बहुत सारे चित्र होते हैं, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ के आओ। हाँ खूब चित्र हैं, बूझो पहेली इतना पागल कर देंगे आपको। बूझो पहेली से पूछते हैं, पहेली बूझो से पूछते हैं, और जब दोनों नहीं बता सकते तो अपनी अम्मा के पास जाते हैं। तो ऐसी कहानी चल रही है। ऐसे ही है जैसे आपको सीखने के लिए बनाया गया हो। जब हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, किताबों से चित्र हमारे
गायब हो जाते हैं और हमें मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बट ये क्या है कि कॉन्सेप्ट है लेकिन चित्र के साथ है। अब बन गया होगा ना? ठीक। तो हम लोगों ने यही देखा अभी तक कि जो हमारे पास पेड़ था उसकी रूट्स ने क्या किया? ओस्मोसिस किया। क्या किया? ओस्मोसिस किया। और इस ओस्मोसिस से इसने H2O और मिनरल्स लिया। क्या लिया? H2O और मिनरल्स लिया। और इस H2O और मिनरल्स को जाइलम ने, किसने? जाइलम ने ऊपर भेजा। और किसके पास? पत्ती के पास, यानी कि लीफ के पास। और जाइलम का वर्क कैसा रहा? बॉटम टू अप। कैसा रहा? बॉटम टू अप रहा। क्लियर? और जो पत्ती यानी लीफ है, इसमें ऑलरेडी क्या पड़ रहा है? सन की लाइट पड़ रही है। दूसरी बड़ी बात कि पत्ती या लीफ में एक और बड़ा मसला है, वो है क्लोरोफिल का। क्या है इसके साथ? क्लोरोफिल है। अब अच्छा ठीक है, वो छोटा जा रहा है क्या? असल में बहुत पास हूं तो मुझे बड़ा बड़ा दिख रहा है ये। हाँ, इसको पहली बात तो कल ये बोर्ड अपडेट करवाइए। इसमें दो ही तरह की कलम आ रही हैं, है ना? ये वाली है लेकिन ये कट जा रही है। इसको बोल देना असू जी को अपडेट करें बोर्ड को, है ना? ठीक। दरअसल ये जो फॉन्ट है ना, ये अच्छा फॉन्ट नहीं माना जाता। और ये वाला जो है ये चलता नहीं सही से, यहाँ से कट जाता है। खैर देखते हैं। तो क्या मिला? सनलाइट और क्लोरोफिल। किसके पास था ये? पत्ती के पास। अब क्या होगा कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और प्लस में जो नीचे से क्या गया? जल गया। इसने रिएक्शन किया और क्या रहा यहां पर? क्लोरोफिल रहा। और प्लस में क्या रहा नीचे? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। अब इससे जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला C6H12O6 और प्लस में क्या मिला? O2। अब ध्यान देना, यहीं पर सवाल आया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो मेन प्रोडक्ट है कि बाई? तो ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है वो बाद में मिल रहा है, पहले क्या मिला? चूंकि ये आप जो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की प्रक्रिया है। और भोजन बन किसका रहा है?